Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second lecture of class 9th History, Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि फ्रांस के बाद बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी लोग रिवॉल्यूशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन एकदम से नहीं होगा, राइट? पहले लोग एक माइंडसेट क्रिएट करेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे चेंजेस करने की कोशिश करेंगे एंड रिवॉल्यूशन इज अल्टीमेटली द लास्ट स्टेप। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने सोशलिज्म के कंसेप्ट के ऊपर। सी, वी हैव स्टडीड अबाउट थ्री आइडियोलॉजीज, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, और उनकी डिमांड्स क्या क्या थी ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सोशलिज्म इमर्ज हो रहा है। ठीक है, सो उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। दिस इज वन ऑफ द हेडिंग इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, देखो इसी बीच क्या हो रहा है, यूरोप में आ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूरोप में क्या आ रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज को ये चीज समझ में आ रही है कि अब उनके लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंडस्ट्री से ज्यादा जनरेट होने वाली है। कैसे? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है ना। जनरली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें जो और नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, दे आर इन द नॉर्दर्न लेटिट्यूड्स, तो वहां पर क्लाइमेट के कारण एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर नहीं है और रिसोर्सेज की भी कमी है, तो उसकी मदद से अब वो ये सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करना मतलब फैक्ट्रीज बनेंगी। फैक्ट्रीज बनेंगी तो उसमें काम करने के लिए कौन लगेगा? लेबर्स। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा है तो यहाँ पर लेबर्स के लिए कौन जा रहा है? मैन, विमेन एंड इवन चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियल चेंज आ रहा है, ठीक है, इट वॉज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। मतलब इकोनॉमी में भी चेंज आ रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग होंगी और लोगों के पास जो प्रॉफिट आएगा वो भी अलग होगा एंड वेज ऑफ अर्निंग इनकम विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो एक इकोनॉमिक चेंज आ रहा है। और सोशल चेंज कैसे आएगा? क्योंकि इकोनॉमिक चेंज जो है ना, जो क्या कर रहा है, मैन, वुमेन और इवन चिल्ड्रंस को भी फैक्ट्रीज तक ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, काम करने के लिए वहां पर उनको मजबूर किया जा रहा है। और क्योंकि उनके पास काम ही नहीं था, सो दे वर ऑल्सो रेडी टू वर्क इन दी फैक्ट्रीज। इसके कारण क्या होगा, जब इनको इल ट्रीट किया जाएगा या इनके पास जो वर्किंग कंडीशंस है वो खराब होंगी, इनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तब इनके ही बीच में से कहीं ना कहीं लोगों को ये रियलाइज होगा कि ये जो इकोनॉमिक चेंज इमर्ज हुआ है, इसके कारण हमें ये समझ में आ रहा है कि सोसाइटी में इल्स क्या क्या है, मतलब सोसाइटी में खराब चीजें क्या क्या है। ठीक है, और वो उनके अगेंस्ट फिर क्वेश्चन उठाएंगे। सो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स विद द इकोनॉमिक चेंज? इंडस्ट्रीज में वेजेस बहुत कम थी, फिर बैड एकोमोडेशन फैसिलिटीज एंड द लॉन्ग वर्किंग आवर्स। द वर्कर्स आर आस्क्ड टू वर्क फॉर मोर देन 12 आवर्स। ठीक है, 13 to 15 आवर्स उनसे काम कराया जा रहा था। वर्किंग कंडीशंस भी सही नहीं थी। वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या है कि जिस कंडीशन में एक वर्कर किसी जगह पर काम कर रहा है तो कम से कम आप उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, है ना। अगर आप उससे 12 से 13 घंटे काम करा रहे हैं तो उसको कम से कम 2 टाइम का मील प्रोवाइड करें, राइट। उसके लिए जो प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी वहां पर प्रॉपरली नहीं मिल रहा था वर्कर्स को। ठीक है, देन बैड एकोमोडेशन फैसिलिटीज। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी को रख रहे हो, मतलब कोई रह रहा है कहीं पर, है ना, उसको बोलेंगे अकोमोडेशन। यहाँ पर वर्कर्स को बोल दिया जाता था कि आपको डॉर्मेटरीज दे रही है। डॉर्मेटरी मतलब क्या होता है कि बहुत बड़े से हॉल जहां पर लोग एक साथ रह रहे हैं ठीक है, उसको बोलते हैं हम डॉर्मेटरीज। तो लोगों को इस तरीके की फैसिलिटीज मिल रही थी। ठीक है, अगर उनको वॉशरूम जाना है तो उनको 3-4 फ्लोर नीचे उतर के आना पड़ेगा। ठीक है, ठंड है या मौसम एडवर्स है तो भी उनको क्या करना पड़ रहा है, दूर दूर जाना पड़ रहा है अपनी बेसिक फैसिलिटीज के लिए। तो ये सारी कंडीशंस के कारण वर्कर्स वर सो मच फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन अब जब हमने जो 3 आइडियोलॉजीज देखी थी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, इनमें से गवर्नमेंट किसकी बनी हुई है? कंजर्वेटिव्स की, राइट। मतलब मोनार्की चल रही है अभी भी, जो चेंज नहीं चाह रहे हैं, तो द गवर्नमेंट वाज मेड अप ऑफ द कंजर्वेटिव्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल ओनर्स थे ये लिबरल्स और रेडिकल्स ही थे। ठीक है, लेकिन लिबरल्स और रेडिकल्स दो दे वर दी
फैक्ट्री और द इंडस्ट्रियल ओनर्स, इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आई कि हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हम किसकी मदद से कर रहे हैं, वर्कर्स की मदद से। अगर हम वर्कर्स की मदद से ये काम कर रहे हैं तो उनके जो इंडिविजुअल एफर्ट है या उनकी जो हार्डवर्क है उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए और उसको भी एनकरेज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन इस चीज को समझता है, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। दे वर द फैक्ट्री ओनर्स कंसीडर्ड दैट वर्कर्स एफर्ट शुड बी वैल्यूड एंड एनकरेज्ड। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ बिना गवर्नमेंट की मदद से नहीं होता। प्लस लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट थे क्योंकि इन दोनों को चेंज चाहिए था, लेकिन कंजर्वेटिव्स को चेंज नहीं चाहिए। यहाँ पर नेशनलिज्म भी इमर्ज होता है। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि जब किसी एक व्यक्ति को या मतलब किसी को भी अपने नेशन के प्रति एक बिलोंगिंगनेस की भावना जब कोई फील कर रहा है, ठीक है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग किसी को आ रही है अपने नेशन के प्रति, तो आप उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। मतलब वो अपने नेशन के लिए काम करना चाहता है, उसकी प्रोग्रेस चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स बनते हैं, नेशनलिस्ट, रेडिकल्स एंड लिबरल्स। तीनों का एक ही मोटिव रहता है कि जो कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट है ना, जो 1815 में बनी है उसको हटाया जाए। कंजर्वेटिव्स की जो गवर्नमेंट है, मतलब जो डायनेस्टिक रूलर्स चले आ रहे हैं, उन सबको हटाकर क्या किया जाए, लोगों की गवर्नमेंट वहां पर बनाई जाए, जिसमें क्या होगा, इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, मतलब इंडस्ट्रीज बन रही है तो उनको भी बूस्ट मिलेगा, वर्कर्स के जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं उनको भी रोका जा सकता है, राइट। और रिसोर्सेज जो है वो भी किसी एक के पास नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये तीनों एक साथ आते हैं, किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट। ये जो 1815 में गवर्नमेंट बन रही है कंजर्वेटिव्स की ही बनती, राइट। अब यहाँ पर इमर्ज होगा द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आइडिया इमर्ज हो रहा है, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। देखो, लिबरल्स और रेडिकल्स अगर वर्कर्स के बारे में सोच रहे थे तो डजंट मीन्स कि हर एक फैक्ट्री ओनर सोच रहा था। देयर वर सम पीपल जिनको ये लगता था कि वर्कर्स के इंडिविजुअल एफर्ट्स की भी कीमत होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बाकी लोग तो एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोशलिज्म नाम से एक कंसेप्ट आता है जिसको सबसे पहले देते हैं रॉबर्ट ओवन। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले सोशलिज्म का कंसेप्ट कौन दे रहा है, रॉबर्ट ओवन। उनका क्या कहना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो होनी ही नहीं चाहिए। व्हाई, बिकॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द कॉज ऑफ ऑल द इल्स इन द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी में जितनी भी खराब चीजें हो रही हैं, उसका कारण क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट को जो रॉबर्ट ओवन है वो समझाते कैसे हैं? उनका ये कहना होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब किसी एक पर्सन की ओनरशिप है ना, पर्सन की ओनरशिप है तो वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा। प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा तो अकेले तो कर नहीं सकता, है ना। अगर उसके पास फैक्ट्री है तो वो क्या कर देगा, वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा। ठीक है, अगर उसके पास लैंड है तो वो फार्मर्स को एम्प्लॉय करेगा, पीजेंट्स को एम्प्लॉय करेगा। जब वो इन लोगों से पैसा अर्न कर लेगा, है ना, जब उसको प्रॉफिट हो जाएगा, तब भी वो क्या करेगा, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खुद रखने की कोशिश करेगा। ऐसे में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं वो ये चीज भूल जाते हैं कि अगर ये वर्कर्स और पीजेंट्स उनके लिए काम नहीं करते तो वो ये प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाते। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवन का सीधा कहना होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी ही नहीं चाहिए। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है का मतलब क्या है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने भी लैंड है, ठीक है, जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, वो सब के सब किसी भी एक की ओनरशिप में नहीं रहेंगे। तो किसकी ओनरशिप में रहेंगे, पीपल। ठीक है, सोशलिज्म के आइडिया सजेस्ट करता है दैट ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू सोसाइटी एज ए होल, है ना।
या सिंपली आप ये कह सकते हैं दैट ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू एवरी वन, है ना, सारे लोगों को रिसोर्सेज बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनसे पूछा जाता है कि सारे लोगों को रिसोर्स कैसे बिलोंग कर सकते हैं, किसी अथॉरिटी का होना तो जरूरी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आते हैं, रॉबर्ट ओवन जो होते हैं, ये समझाते हैं कि हम कोऑपरेटिव्स की मदद से ये काम कर सकते हैं, है ना। सोशलिज्म कैन बी पॉसिबल और कैन बी प्रैक्टिकल थ्रू द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स। मतलब कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या करें, एक साथ आए, एक साथ काम करें, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करें और फिर जितना भी प्रॉफिट है वो आपस में अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लें, राइट। तो ये किसका आइडिया होता है, कोऑपरेटिव्स का, रॉबर्ट ओवेन का, राइट। ये आइडिया किसका है, रॉबर्ट ओवेन। इनके बाद आएंगे लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक का क्या कहना होता है, ये सपोर्ट करते हैं कोऑपरेटिव्स का, लेकिन इनका ये कहना रहता है कि गवर्नमेंट शुड सपोर्ट कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स कुछ एसोसिएशंस काम कर सकते हैं लेकिन पूरी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पूरी कंट्री के लिए पॉसिबल कब होगा, जब गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करेगी और कोऑपरेटिव्स को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, तब जाके ये सही तरीके से काम करेंगे और जो रिसोर्सेज की बिलोंगिंगनेस आप पूरी सोसाइटी को दे रहे हो, सारे लोगों को दे रहे हो, वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। अब यहाँ पर जिन लोगों ने सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट किया उनको बोला गया सोशलिस्ट। उनको क्या बोला गया है, सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट लोगों का क्या कहना था, that society should be referred to as a whole rather than individuals owning some property, right। प्लस जितना भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उन रिसोर्सेस को यूज करने से वो सबके बीच में इक्वली डिवाइड होना चाहिए और एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये कहना किसका था, सोशलिस्ट लोगों का अबाउट सोशलिज्म। फिर यहाँ पर सिर्फ ये दो नाम नहीं आए, है ना, इसके बाद आप दो नाम और देखेंगे, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का क्या कहना होता है, ये भी सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म को। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोशलिज्म जो है ये इस तरीके से, कोऑपरेटिव्स का आइडिया सही है लेकिन जो वर्कर्स हैं या जो लेबर्स हैं उनको बहुत टफ होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं उनको सोशलिज्म अचीव करने मिलेगा। मतलब उनकी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। कार्ल मार्क्स का क्या कहना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स का कहना है दैट वर्कर्स हैव टू मेक अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, तब जाके कहीं उनको क्या अचीव होगा, सोशलिज्म, ठीक है। लेकिन सोशलिज्म का जो एक सबसे एक्सट्रीम लेवल है उसको यहाँ पर बोला गया है कम्युनलिज्म, ठीक है। उसको क्या बोला है, कम्युनिज्म, ठीक है। मतलब सोसाइटी अल्टीमेटली जब सही तरीके से सोशलिज्म को फॉलो करने लगेगी तो वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। वो एक कैसी सोसाइटी कहलाएगी, कम्युनिस्ट। देखो कार्ल मार्क्स जब ये बोलते हैं कि वर्कर्स जो हैं उनको एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए, सोशलिस्ट मतलब जहाँ पर रिसोर्सेस किसको बिलोंग कर रहे हैं, सारे लोगों को, है ना, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, मतलब वर्कर्स और पीजेंट्स जो हैं उनको बिलोंग करने चाहिए सारे रिसोर्सेस, किसी भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। बट ये काम करना है तो उनको किसकी मेथड फॉलो करनी पड़ेगी, रेडिकल्स की, ठीक है। रेडिकल्स की मेथड क्या थी, उनको सडन चेंज चाहिए, ठीक है। सडन चेंज चाहिए मतलब दे आर नॉट एबल टू वेट फॉर टू लॉन्ग, है ना, वो लीगल वेज यूज करने के मूड में नहीं थे, ठीक है। अगर उनको वायलेंस यूज करना पड़ेगा, वायलेंस यूज करने का मतलब है कि अगर उनको रेवोल्यूशन करना पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, कर लेंगे, है ना। रेवोल्यूशन करना है तो उसके लिए भी तैयार होना किसको पड़ेगा, वर्कर्स और
लेबर्स को और फार्मर्स को। ठीक है, ये किसका कहना था? कार्ल मार्क्स का। और जब आप एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बना लोगे, है ना, मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी तो बनानी है लेकिन उसका नेचर रेडिकलिज्म होना चाहिए, है ना, रेडिकल होना चाहिए उसका नेचर, तब जाकर सोसाइटी कहीं सही मायने में सोशलिज्म को फॉलो कर पाएगी। ठीक है, और जब वो सही मायने में इतना एक्सट्रीम होके, मतलब रेडिकल होके अगर सोशलिज्म को फॉलो करेगी तो अल्टीमेटली सोसाइटी कैसे हो जाएगी? कम्युनिस्ट। ठीक है, सोशलिज्म और कम्युनिस्ट में क्या कहना है? सोशलिज्म का सिंपल से कहना है कि ठीक है, थोड़ी बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन कम्युनिस्ट का कहना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। राइट, सोशलिज्म कहता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों टाइप की जो अथॉरिटीज हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन डोमिनेट नहीं करनी चाहिए बाकी लोगों को। कम्युनिस्ट का सीधा साफ कहना है कि अथॉरिटीज को ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। पावर किसके पास होनी चाहिए? पीपल के पास। रिसोर्सेज को यूज करने की पावर किसके पास होनी चाहिए? पीपल के पास। ठीक है, तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वन मोर थिंग, यहाँ पर ये कम्युनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनलिज्म। स्पेलिंग में केवल एक छोटा सा फर्क है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस ले आता है। कम्युनलिज्म मतलब जब आप डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनलिज्म मतलब क्या होगा? जब आप अलग अलग रिलीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप कम्युनिटीज के बारे में बात करेंगे तब बोलेंगे कम्युनलिज्म। लेकिन कम्युनिज्म का मतलब है कि यहाँ पर आप एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या होगा? कार्ल मार्क्स के आइडियाज को आगे लोग फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके आइडियाज रेडिकल लोगों से मैच कर रहे हैं। ठीक है, और यही मात्र एक तरीका लोगों को समझ में आता है कि हमें जो एक इकोनॉमिक और एक सोशल चेंज करने का एक और मौका मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? कार्ल मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करने के बाद। राइट, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स यहाँ से बहुत ज्यादा फेमस होना शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ से कार्ल मार्क्स क्या करते हैं? फेमस होना शुरू होते हैं और इनके बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं वो सामने आते हैं। और कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजीज या कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज हैं वो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट हो जाती हैं पॉलिटिकल नेचर के लिए। किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल नेचर के लिए कार्ल मार्क्स की थ्योरीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब आप बड़े लेवल पर कहीं पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो वहां पर कार्ल मार्क्स की थ्योरीज को अलग से पढ़ा जाता है। ठीक है, नाउ इसकी आगे की कहानी हमें ये बताएगी कि जब कार्ल मार्क्स के सपोर्टर्स बढ़ते हैं तो क्या चेंज आता है यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, जिसका एक कारण बन जाएगा आपका रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब कारण नहीं, जिसका एक कॉन्सिक्वेंस बनेगा रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में जैसी कंडीशन पूरे यूरोप में होती है उसकी ऑपोजिट कंडीशन हो जाती है रशिया में, जिसके कारण वहां पर होता है रशियन रेवोल्यूशन। राइट, और फिर वहां पर सोशलिज्म किस तरीके से फॉलो किया जाता है हम ये भी आगे देखेंगे। So this is it for today's lecture. If you have any problem, do ask me in the comment section and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.